कल नक्सली संगठन से संबंधित सबसे बड़ी खबर आई और नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया। नक्सलियों के सबसे बड़े प्रवक्ता अभय ने पत्र जारी करके कहा कि हम हथियार त्यागना चाहते हैं और शांति की ओर लौटना चाहते हैं। उसी पत्र के साथ आज एक ऑडियो भी आया है और वही पत्र का वो पूरा रूपांकन है उस ऑडियो के फॉर्मेट में, जिसमें अभय ने उस पूरे पत्र को पढ़ के बताया है ताकि ये पुख्ता हो सके कि यही वो लेटर है जिसे माओवादी प्रवक्ता अभय ने भेजा है। और उसके साथ साथ आज एक और पत्र जारी किया गया है जिसमें अपराध बोध के साथ वो पत्र जारी किया है। ये पत्र अभी मेरे हाथ में है, जिसमें माओवादियों के प्रवक्ता अभय या सोनू ने, जो कि पोलित ब्यूरो मेंबर भी हैं, उन्होंने अपराध बोध के साथ ये पत्र, नया पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों पर बात की है। कहां कहां पर संगठन में काम करते हुए उन्होंने गलतियां की हैं उस पर बात की है, वामपंथी संकीर्णता पर बात की है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की है कि कैसे अब वे अकेले पड़ गए हैं इस लड़ाई में और अब कैसे वो सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब सोनू ने, जो कि अभय भी है, सबसे बड़े प्रवक्ता है, पोलित ब्यूरो मेंबर है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये नया पत्र जो आज आया है इसमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो कल जो पत्र आया था उसे हमने आपको बताया, आज उसका ऑडियो भी आया है, ये पुख्ता करने के लिए कि ये वही पत्र है और ये पत्र अभय ने भेजा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है। संजय भैया, आज फिर एक पत्र आया है। कल के पत्र को आपने पूरी तरीके से डिटेल में समझाया था और अब उसका ऑडियो भी आ गया है। क्या है अभी लेटेस्ट अपडेट, उसे समझाइए। देखिए, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आखिर ये पत्र आ कैसे रहे हैं और ये पत्र सिर्फ विस्तार न्यूज़ के पास ही क्यों आ रहे हैं। हमारे साथी जो दक्षिण बस्तर के हैं, जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था, रौनक शिवहरे, वो लगातार अबूझमाड़ और इंद्रावती टाइगर रिजर्व का जो इलाका है, इंद्रावती पार के जो इलाके हैं, उस इलाके का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उनकी कुछ बड़े नक्सली नेताओं से मुलाकात हो रही है। उन्हीं के द्वारा कल एक चिप प्रदान की गई थी। उस चिप में जो पत्र कल जो वायरल हुआ वो पत्र था। उन्होंने बताया था कि इसके साथ एक ऑडियो भी है और साथ ही एक और पत्र है। वो पत्र लेकिन उस चिप से गायब था। आज फिर से रौनक उस इलाके में दौरे पे गए, वहाँ फिर उनकी नक्सलियों के बड़े नेता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वो दोनों चीज़ मिसिंग है, जिसके बाद आज ये ऑडियो, जो कि नक्सलियों के सबसे बड़े केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय का है, वो ऑडियो दिया गया उन्हें। जो कल जो पत्र हमने बताया, जिसके हमने डिटेल में इस बारे में बात की, उसका वो ऑडियो रूपांतरण है। आमतौर पे होता ये है कि इतने बड़े प्रवक्ता जो है वो अपनी किसी बात को ऑडियो के जरिए रिकॉर्ड कर देते हैं। उनका जो टाइपिस्ट होता है वो फिर इस पूरी बात को लिखता है। ऐसी एक टाइपिस्ट से, सौरभ, आपने जब उसने समर्पण किया था सुकमा में, तो आपने ऐसी एक टाइपिस्ट से, जो कि रुपेश उनका प्रवक्ता है, उसके टाइपिस्ट से आपने बात की थी। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतागण साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशवरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए और एक बार ये स्पष्ट कर रहा है कि फ़ौरन 1 माह समय के लिए औपचारिक रूप से सीज़ फायर की घोषणा कर खोजी अभियानों को रुकवा कर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और खून से भर है जंगलों को शांति वनों में तब्दील करना आपसे लिए जाने वाली सानुकूल रुख पर ही निर्भर करेगी। अब लेकिन इसके साथ एक और लेटर आया, एक और लेटर आज रौनक के हाथ में दिया गया।
दुखद अभी ये है कि रौनक इस वक्त मेरे साथ आ नहीं पाए क्योंकि वो रास्ते में फंसे हुए हैं, अभी भी जंगलों से निकल रहे हैं। लेकिन जो लेटर दिया गया है वो लेटर कल के लेटर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको ये बता देता हूँ। कल जो लेटर दिया गया था वो लेटर अभय ने लिखा था। अभय यानी कि जो केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है, जिसका मूल नाम है वेणुगोपाल राव, इसने केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता के तौर पे, अभय के तौर पे उस लेटर को जारी किया। किसके लिए? नक्सल संगठन के लिए और सरकार के लिए। लेकिन आज जो लेटर लिखा है उसी वेणुगोपाल राव ने, क्योंकि एक नक्सली के कई नाम होते हैं, तो उसी वेणुगोपाल राव ने सोनू के नाम पर इस लेटर को जारी किया है। इस लेटर में सोनू ने एज अ पोलित ब्यूरो मेंबर, यानी कि नक्सल संगठन में सबसे ऊंचे पद पे जो बैठा हुआ है, प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एक नक्सली नेता के तौर पे, एक पोलित ब्यूरो मेंबर के तौर पे इस लेटर को जारी किया है। और ये लेटर जारी किया है आम जनता और समाज के लिए। आम जनता से उसने लिखा है, प्यारे क्रांतिकारी जनता, लाल सलाम। इसके बाद उसने आगे जो कुछ लिखा है वो ऐतिहासिक है सौरभ। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि नक्सलियों ने इस भाषा में, इतने बड़े प्रवक्ता ने इस भाषा में, इतने बड़े नेता ने इस भाषा में बात किया हो। और जो बीते 60 साल से जो ये सबसे बड़ी इंटरनल समस्या थी देश की, मनमोहन सिंह जिस बात को लगातार दोहराते थे कि देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा पे खतरा कोई है तो नक्सलवाद है। इस 60 साल में नक्सलवाद ने क्या क्या गलतियां की, कहाँ कहाँ नक्सल जो पूरा ये इनके हिसाब से जो क्रांति थी, अभियान जो था, ये कहाँ कहाँ अपने मुख्य मार्ग से भटक गया और किन गलतियों की वजह से आज ये नक्सलवाद खात्मे की ओर आ गया है। इस सारी चीज़ों पे इसने इस 6 पन्नों का, ये मेरे हाथ में जो लेटर है 6 पन्नों का लेटर है, जिसमें उसने लिखा है। पहले पन्ने को अगर हम बात करें तो पहले पन्ने में, क्योंकि बहुत लंबा लेटर है हम पूरी बात नहीं करते, मुख्य पॉइंटर से बात करते हैं। इसने क्या लिखा है? पिछले 20 महीनों में केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे घेरा डालो विनाश करो हमलों का हम सब मिलकर बलिदान के साथ सामना कर रहे हैं। यानी कि जो सरकार लगातार 20 महीनों का जिक्र इसलिए है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बीते 20 महीने से छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है। इसके साथ कुछ अन्य राज्यों में जहां नक्सल बहुत प्रभावी थे वहां भी बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें उड़ीसा जैसे राज्य भी शामिल है। ऐसे में इन इलाकों में इसका ये जिक्र करते हैं क्योंकि 20 महीने से ऑपरेशन तेज हुए, बहुत बड़ा इन्हें नुकसान हो, इस बारे में वो लिखते हैं। इसमें लिखते हैं कि महासचिव हमारा कॉमरेड बसवराजू मारा गया, इसके साथ सैकड़ों कॉमरेड्स मारे गए। ये लगातार जो इनके ऊपर जो प्रहार हुआ है, जो उन्हें नुकसान हुआ है, इसे ये आगे लिखते हुए अपनी बात करते हैं। ये आगे जाते हैं, ये आगे बोलते हैं प्यारी जनता। अब वो सीधे जनता से बात करते हैं। इसमें वो 5वें पैराग्राफ में लिखते हैं कि हमारी पार्टी हासिल किए उपलब्धियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, वो तेलुगु हैं तो उनकी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, इसलिए जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो आप ये समझिए कि कोई तेलुगु इस बारे में लिख रहा है या तेलुगु बारे बात कर रहा है। हमारी पार्टी हासिल की उपलब्धियां जितने महत्वपूर्ण हैं, इससे भी ज़्यादा गंभीर गलतियां हमारे द्वारा किया गया है। यानी बीते 60 सालों में पार्टी ने जो कुछ हासिल किया उससे ज़्यादा पार्टी ने गलतियां की है। इसके चलते देश के किसी भी हिस्से में सापेक्ष रूप से स्थिर एवं मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन को खड़ा नहीं कर पाए, ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में और देश में बदल रहे सामाजिक परिस्थितियों को समझने में हमारी पार्टी पहले से ही पीछे है। दुश्मन की ताकत और हमारी ताकत को सही आकलन कर सही दांवपेच अपनाते हुए क्रांतिकारी आंदोलन को खड़े करने में गलतियां करते आ रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि हमने 60 सालों में जो कुछ भी हासिल किया, यानी जितने उन्होंने हमले किए, जिस इलाकों में मजबूत हुए, उससे ज़्यादा इन्होंने गलतियां की। यही वजह है कि बीते 60 सालों में देश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां ये आज डंके की चोट पर बोल सकें कि यहाँ इस इलाके में हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हम इस दौरान बस्तर और दंडकारण्य इलाके की भी बात कर रहे हैं, जहां नक्सली एक वक्त में सबसे अधिक मजबूत थे, लेकिन आज इसी बस्तर में, इसी दंडकारण्य में उन्हें सबसे बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। संजय भैया 1 मिनट मैं आपको बीच में टोकूंगा कि आपने यहाँ बताई कि गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां स्वीकार कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि अब से पहले तक तो इसे क्रांति का नाम दिया करते थे, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं ऐसा कहा करते थे, सरकार के खिलाफ लड़ाई किया करते थे और इनके खिलाफ जो भी जाता था या उन्हें मुखबिर बनाकर मार देते थे। लेकिन आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। कौन सी गलती ये समझ में आ रही है जो ये आज स्वीकार कर रहे हैं, जिसका इनको पहले भान नहीं था और अब ये मान रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती? कौन सी गलती है ये? देखिए, इसमें इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है, ये हमें समझना चाहिए कि 60 साल से जो खून खराबा चल रहा था उसके पीछे जो सिद्धांत था
जो सिद्धांत था, मार्क्सवाद का सिद्धांत, लेनिनवाद का सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया था कि बंदूक के दम पे सत्ता हासिल की जा सकती है, बंदूक के दम पे क्रांति लाई जा सकती है। इसने लिखा है कि वामपंथी संकीर्णवाद के शिकार होते आ रहा है उनका संगठन। एक समय में क्रांति के लिए जन संगठनों की आवश्यकता को हमारी पार्टी ने नकारा था। उस गंभीर वामपंथी संकीर्णवाद गलती से बाहर निकलकर क्रांतिकारी जनता को सुदृढ़ करने एवं क्रांतिकारी संघर्षों के जरिए जन दिशा में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपार बलिदानों से प्रयास किया गया था, लेकिन उसे बरकरार रखते हुए विकास नहीं कर पाई। यह क्रम आप सब जानते हैं, यानी कि सैकड़ों लोग नक्सलियों की ओर से भी सही मारे गए। इसके बावजूद ये लोग अपनी उस विचारधारा में, जो कि चाइना से प्रेरित थी, क्योंकि इसने आगे लिखा है, देखिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो चौथे पन्ने में, माफ़ी चाहता हूँ, 5वें पन्ने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अब क्योंकि आपने इस बात को छेड़ दिया तो मैं आगे चले जाता हूँ। जो गलतियाँ थी उसमें इसने क्या लिखा है, दीर्घकालीन जनयुद्ध की दिशा और हथियारबंद संघर्ष करते हुए देशकाल परिस्थितियों से बिना संबंध चीन की लाइन के नाम पर काम कर रहे कठमुल्लावाद कार्याचरण को तुरंत अलविदा कहकर भारत के देशकाल परिस्थितियों से मेल खाने वाली दिशा में भारत के क्रांति को सफल बनाने के लिए कमर कसना ही पार्टी के सामने एकमात्र कार्यभार है। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि फिलहाल जो नक्सलवाद था, माओवाद था, ये चीन से, रसिया से दिशा निर्देश लेता था। वो उस आधार पर भारत में क्रांति करना चाहता था, लेकिन देश भारत के हालात पूरे दुनिया से अलग हैं, चीन से अलग है, रसिया से अलग है। यही वजह है कि आज सबसे बड़ा नक्सली प्रवक्ता, सबसे बड़ा पोलित ब्यूरो क्या स्वीकार करता है कि हमने जो चीन की लाइन पर भारत में इस पूरे आंदोलन को जो आगे बढ़ाया, ये सफल नहीं हो सका। हमें भारत के हिसाब से इसमें बदलाव करना चाहिए था और यही वजह है कि हम असफल हुए। इसके अलावा भी इसने बहुत लंबा एक लेखा जोखा लिखा है कि क्या क्या असफलता कारण है। हम आगे इस बारे में बात करेंगे। सौरभ जी, तो भैया इसमें इन्होंने कहा है कि हम वो सिद्धांत जिसको लेकर आगे बढ़ रहे थे उस पे कामयाब नहीं हो सके। तो क्या पिछले 60 साल से जो विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिन क्रांतियों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, आज उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो सिद्धांत गलत थे, वो विचारधारा गलत थी, वो क्रांति गलत थी और जो हमने लोगों को मारा, जो खून खराबा किया, वो सारा कुछ गलत था। क्या इस ये माना जा सकता है कि अब उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है या पछतावा है और अब वो अपने सिद्धांत से इतर जाकर वापस शांति की जो मार्ग है उस पे लौटना चाह रहे हैं? पे सौरभ, एक बात लगातार हमें साफ करनी चाहिए, जो मैंने सबसे शुरुआत में कही कि कल जो लेटर आया था, वो लेटर आया था नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता की ओर से, जिसमें उसने लिखा था कि हमने जो हमारे साथ अभी सीमित कैडर्स हैं उनकी सहमति से वो लेटर लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि हम हथियार छोड़ने वाले हैं। आज जो ये लेटर है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये अपने ही सिद्धांत को आज नकार रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम गलत रास्ते पे थे, ये लेटर सोनू ने लिखा है। सोनू उर्फ वेणुगोपाल राव, आदमी तो वही है लेकिन आज उसकी जिम्मेदारी अलग है। वो इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पे इस लेटर को लिखता है, वो एक पॉलिट ब्यूरो सदस्य के तौर पे इस लेटर को लिख रहा है। तो ये यहाँ जो कुछ लिखा है, जिस बारे हम बात कर रहे हैं, ये सोनू के निजी विचार हैं जो बीते 45 सालों से, देखिए सोनू के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि हम इस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। वेणुगोपाल राव कौन है? वेणुगोपाल राव जो कि 45 साल पहले नक्सल संगठन से जुड़ा, ये तेलंगाना का रहने वाला है। इसका बड़ा भाई किशन जी, जिसके बारे में लगातार हम बात करते आए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नक्सली नेता था, वो भी पोलित ब्यूरो सदस्य था और लगातार वो मीडिया से बातचीत करता था। उसकी कई तस्वीरें, कई जो उसके इंटरव्यूज़ हैं वो मीडिया के सामने है, जिसमें वो AK-47 बंदूक लटकाए हुए हैं पीठ पे और सामने उसके सैकड़ों हजारों पत्रकार खड़े होते थे। इसकी जो पत्नी है तारक्का, उसने इसी साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र में समर्पण किया था। ये सोनू की पत्नी है और सोनू की भाभी जो है यानी किशन जी की पत्नी जो है सुजाता, उसने 6 दिन पहले तेलंगाना में समर्पण किया है। तो ये समझिए कि जो पूरा परिवार है ये नक्सल संगठन के सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ था, यानी कि नक्सल संगठन आज जो हम देखते हैं उसे इस परिवार ने ही अपने हाथों से खड़ा किया था। ऐसे में आज जो कुछ भी सोनू कह रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो 70 साल की उम्र में है, जिसने बीते 45 सालों से 50 सालों से इस नक्सलवाद को पाल पोस कर बड़ा किया है। तो अब जो आपने सवाल पूछा, मैं उस सवाल पे जाता हूँ। उसने ये लिखा है कि एक समय में देश के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च माने जाने वाली आंध्र प्रदेश की क्रांतिकारी आंदोलन
कई ज्वार भाटा का सामना करते हुए अंत में 21वीं सदी के शुरुआती दशक के मध्य तक मार खा गई। आंध्र प्रदेश, जो कि उस वक्त भी तेलंगाना का हिस्सा था, क्योंकि उस समय की बात कर रहा है, आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहा है, उस वक्त आंध्र और तेलंगाना एक ही राज्य थे। सबसे बड़ा आंदोलन हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में ही हुआ, वहाँ नक्सली सबसे ताकतवर हुए और उसके बाद उसने इस बात का जिक्र किया है कि उसी आंध्र प्रदेश में हम लोग मार खा गए, वहाँ भी हम नहीं टिक पाए। इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं और इसके बाद वो जिक्र करते हैं, इस बीच में एओबी यानी कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में बचे हुए बहुत कम साथी नेतृत्व सहित शहीद हुए हैं, यानी मारे गए हैं। वो किस घटना का जिक्र करता है? वो जिक्र करता है अभी जो मारा गया था गजराला रवि और अरुणा, कुछ महीने पहले ही आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे वो जिक्र करता है, क्योंकि वो अंतिम नक्सली थे जो उस आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे सक्रिय थे। वो सारे लोग मारे गए। ऐसे में वो किस बात का जिक्र कर रहा है? वो जिक्र कर रहा है इस प्रकार देश के कई हिस्सों में, चाहे एमएमसी हो, एमएमसी यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ट्राई जंक्शन, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम घाट के वन प्रांत हो या किसी राज्य में भी सापेक्ष रूप से स्थिर और मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन नहीं खड़े कर पा रहे हैं। अपार बलिदानों के साथ बनाए क्रांतिकारी आंदोलन लगातार पीछे हट रहा है, मार खा रहा है। इसी गलतियों को सुधारने की बात वो कह रहा है कि अगर ये गलती नहीं सुधारी गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। यही बात उसकी चिंता है कि लगातार सबसे बड़ा महासचिव मारा गया। वो लगातार इस बात का जिक्र करता है कि बसवराजू ही चाहता था कि एक समय के बाद शांति आ जाए, एक समय के बाद समझौता हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। वो उसका जिक्र करता है। वो लिखता है कि बसवराजू की मंशा के अनुसार ही हम भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से अब समझौता हो जाए, इसलिए हम हथियार डालने का निर्णय लेते हैं। सौरभ भैया, सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि कल जो पत्र आया था वो एक प्रवक्ता का आया था, आज जो पत्र आया है वो सोनू का आया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं देख पा रहा हूं उसमें लिखा है कि अपराध की भावना से, यानी कि सोनू जो है अपराध बोध की भावना से ये पत्र लिख रहे हैं और इसमें उन्होंने अपनी अपराध बोध की भावना लिखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका निजी सोच हो। और अभी जितना बड़ा बदलाव हमने देखा है संगठन में, देवजी को महासचिव का पद दिया गया, हिरमा को डीकेएसजेडसी का सचिव बनाया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संगठन इस पत्र से और जो प्रवक्ता है उनके विचार से कहीं अलग सोच रहा हो और कल को वो दो धड़े में बढ़ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको? क्योंकि बार बार हमने इस पत्र में देखा है कहीं ना कहीं पे अपराध बोध की भावना है, अपने सिद्धांतों को पीछे छोड़ने की बात की जा रही है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये दो धड़े में बढ़ गए हों? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। देखिए, ऐसा पहले भी हुआ है, हमने उड़ीसा में देखा है। उड़ीसा का एक नक्सली था सव्याची पांडा, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी था, उड़ीसा में सबसे बड़ा नक्सली था। एक समय के बाद उसने लिखा कि हम जो हथियारों के दम पे ये लगातार खून खराबा कर रहे हैं, ये गलत है, हम अपनी विचारधारा से भटक गए हैं। इसके बाद सव्याची पांडा ने अपने आप को नक्सल संगठन से अलग कर दिया, यानी कि नक्सल संगठन ने उसे बाहर कर दिया था और सव्याची पांडा जो है उसने अपना खुद का एक दल जो है वहाँ खड़े कर लिया। ऐसा ही हम झारखंड में देखते हैं। झारखंड में हम देखते हैं कि कई टीपीसी जैसे, तृतीय प्रस्तुति कमेटी जैसे कई दल जो है वो नक्सल संगठन को छोड़कर खड़े हो गए। इस तरह की बात जब आज अभय ने लिखी है तो एक बात तो तय है, कल जो लेटर लिखा गया था उसमें उसने क्या लिखा था? उसमें उसने लिखा था कि ये सीमित कैडर्स जो हैं हमारे, उन सीमित कैडरों ने ये तय किया है कि हम हथियार डाल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उससे उसने अपील की थी कि आप अपने विचार सामने रखिए, क्योंकि समझिए ये जो पूरा संगठन है ये देश के कई हिस्सों में फैला है, कई राज्यों में फैला हुआ है। ऐसे में अकेला अभय के बस की ये बात नहीं है कि इस नक्सल संगठन को वो एक साथ ही बोल सके कि आप अपने हथियार नीचे रखिए। मैंने कल एक और बात की जिक्र की थी कि जेल में जो इनके बंद है, क्योंकि इसने बार बार जोर दे के इस बात को कहा कि जो जेल में बंद हमारे साथी हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे भी सरकार हमारी बात करवाए। कारण इसका क्या है कि जेल में कौन बंद है? जेल में बंद है प्रशांत बोस जैसे लोग। प्रशांत बोस वो व्यक्ति जिसने पूरे नक्सल संगठन को खड़े किया है, जो नक्सल संगठन का सबसे टॉप का व्यक्ति है, गणपति के बराबर का व्यक्ति है। अभी वैसे लोगों की सहमति नहीं मिली है। जेल में बंद जो अन्य 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं उनकी सहमति नहीं मिली है। ऐसे में वो चाहता है कि उन लोगों की सहमति भी इस जो फैसला लिया जा रहा है उसमें आए। फिलहाल ये जो वो नक्सल संगठन को गरिया रहा है,
ये लगातार माफ़ी मांग रहा है, ये कह रहा है कि नक्सल संगठन गलत रास्ते में चले गया। ये सोनू के निजी विचार हैं। इससे अब नक्सल संगठन क्या वास्ता रखता है, हमें इंतजार करना चाहिए। एक लेटर फिर जारी होगा जिसमें नक्सल संगठन ये बताएगा कि सोनू ने जो कुछ कहा है उससे वो वास्ता रखते हैं कि नहीं। अगर वो इस तरह की बात करता है तो हो सकता है कि सोनू को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, या सोनू खुद भी समर्पण करने की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि देखिए उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसका बड़ा भाई मारा गया, उसकी पत्नी ने इसी साल 1 जनवरी को समर्पण कर दिया, उसकी भाभी ने 5 दिन पहले तेलंगाना में समर्पण कर दिया। ऐसे में हो सकता है कि सोनू भी जल्द ही समर्पण कर दे, क्योंकि उसकी राह तो फिलहाल इस लेटर के माध्यम से वैसी ही नजर आ रही है। इसमें सोनू ने एक बात का जिक्र किया है, एक समय में देश के 16 राज्यों में लगभग 150 जिलों में क्रांतिकारी आंदोलन अपने अस्तित्व को दर्ज किया था। इसमें मुख्य रूप से आदिवासी इलाकों में सापेक्षिक रूप से ज़्यादा समय ही मजबूत के साथ खड़ा हुआ था। दंडकारण्य, बिहार, झारखंड में क्रांतिकारी जन आंदोलन मुक्ताचल निर्माण करने का लक्ष्य लेकर नई ऊंचाइयों को छू लिया था। उसके लिए वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विशेष परिस्थितियों को समझते हुए काम करने के अलावा दुश्मन के कमजोरियों को भी बहुत साथ मिला। देश के बाकी हिस्सों की तुलना में इन 2 इलाकों में देर से संगठन कमज़ोर हुआ। अब देखिए वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। एक वक्त था, मुझे याद है 2005 से लेकर 2015 के बीच में नक्सल संगठन इतना मजबूत हुआ कि ऐसा कहा जाता था कि वो कौन सा मंदिर है नेपाल में एक मंदिर है सौरभ, क्या नाम है, जिसको हम कहते हैं तिरुपति से माफ़ी चाहता हूँ, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक, यानी कि नेपाल से लेकर तिरुपति तक जो है नक्सलियों का मजबूत कॉरिडोर था। वो लिख रहा है कि 16 राज्यों के 150 जिलों में नक्सल संगठन बहुत मजबूत था। आज की स्थिति है, इसी साल केंद्र सरकार ने कहा कि अब देश के मात्र 6 जिलों में नक्सल संगठन जो है वो एक बड़ी समस्या है, जिसमें से 4 जिले बस्तर के हैं, जिसमें हम सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर को काउंट करते हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, और हम जब बात करते हैं झारखंड की तो वहाँ पश्चिम सिंहभूम। सिर्फ ये 6 जिले बचे हैं जहाँ ये संगठन मजबूत है। अब इसने लिखा है कि यहाँ खासतौर पे दंडकारण्य और बिहार, झारखंड के ऐसे इलाके जहाँ वो बहुत मजबूत थे, वहाँ हम मुक्तांचल निर्माण करने को लेकर, मुक्तांचल का मतलब क्या है, वो चाहते थे कि यहाँ हमारी समांतर सरकार चले, इस इलाके को हम सरकार से मुक्त कर लें, यहाँ हमारी सरकार चले। इसे लेकर वो काफ़ी करीब पहुंच गए थे। और वाकई एक समय ऐसी स्थिति थी, क्योंकि आप तो खुद सौरभ सुकमा से आते हैं, आपको याद होगा कि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर से जिलों में नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। नक्सली अपना नक्सलियों का कानून था। नक्सली ये तय करते थे कि इलाके में कौन से निर्माण कार्य होंगे, कौन सा अधिकारी इस इलाके में आएगा, वहाँ से जो वसूली होगी। इवन जो सरकारी कर्मचारी भी थे वो भी नक्सलियों को इस इलाके में काम करने के बदले ले भी देते थे। इतने मजबूत थे नक्सली। लेकिन उसने लिखा है कि मात्र 20 सालों में ही, या 1.5 दशक में, 15 सालों में ही हम उस इलाके से भी कमज़ोर हो गए। और आज देखिए क्या हालत है कि इस इलाके में हम देखते हैं कि अंदर इलाकों तक फोर्स ने अपने कैंप स्थापित कर लिए हैं। इसी बात का जिक्र सोनू करते नजर आते हैं। सौरभ। संजय भैया, ये पत्र बहुत लंबा है और अगर हम इसे पढ़ेंगे और समझाते जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं, उस पॉइंट पर मैं पढ़ते जाता हूँ, फिर आप मुझे उसके अंदर की स्टोरी समझाइएगा। अगला लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ कि दशकों से कड़ी मेहनत एवं बलिदानों के साथ खड़ा रहकर क्रांतिकारी आंदोलन को दुश्मन के सामने बार बार हार का मुंह देखना पड़ा है। वास्तव में हमारी हार के लिए दुश्मन की बहादुरी से ज़्यादा हमारी कमजोरियां एवं गलतियां ही प्रमुख है। तो इन्होंने अपनी गलतियां और कमजोरियों को स्वीकार किया है इस लाइन के जरिए। संजय भैया, बिल्कुल। देखिए, मैं जो लगातार कह रहा हूं कि ये सोनू किस बात को स्वीकार करता है। सोनू ये कहता है कि एक वक्त के बाद ये खून खराबा रुक जाना चाहिए था। जो चीन की जो लाइन थी, चीन में जो कुछ हुआ या रसिया में जो कुछ हुआ, उस आधार पे भारत में क्रांति संभव नहीं थी या भारत में सत्ता हासिल करना संभव नहीं था। एक समय के बाद नक्सल संगठन जब अपने सबसे मजबूत दौर में था, तब नक्सल संगठन को ठहर जाना चाहिए था। नक्सल संगठन को ये तय करना चाहिए था कि अब हमें अपनी राह बदलनी है, और वो सीधे तौर पे जनता के बीच आकर जनता की लड़ाई लड़ते। लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी बात का जिक्र सोनू कर रहे हैं। सौरभ, आगे की लाइन में जो आप बता रहे हैं उसी से जुड़ता हुआ लाइन है, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं कि दंडकारण्य में आंदोलन मार खाने के लिए सापेक्ष रूप से कुछ ज्यादा समय लेने के बावजूद अंत में आज वहां पर भी हार का मुंह देख रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं। जो भी हो, रोशनी रहते हुए घर समेटने की काम
हम नहीं कर पाया। मतलब आप ये देखिए कि ये मान रहे हैं कि जब समय था इनके पास तब ये वो जरूरी कदम नहीं उठा पाए जो इन्हें करना चाहिए था, और इसीलिए कर रहे हैं जो भी हो रोशनी रहते हुए घर समेटने के काम हम नहीं कर पाया। संजय भैया, बिल्कुल देखिए, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ये लिखा है या वो ये कहना चाह रहा है सोनू कि जब हमारे पास वक्त था, जिस बात मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ, जिस दौर में खासतौर पे 2005 से 2010 या 2012-15 के बीच में जब नक्सली बहुत ज़्यादा मजबूत थे, उस वक्त उनके पास एक मौका था कि वो लोग इस संगठन को, इस पूरे नक्सल जो ये लोग ने एक आंदोलन खड़ा किया था, ये जो लगातार खून खराबा था, इसे रोक कर वो लोग जो जनता के असल मुद्दे थे उन्हें लेकर वो जनता के बीच आ जाए, यानी कि जो अंडरग्राउंड ये पूरा आंदोलन चल रहा था इसे खत्म कर वो लोग बाहर आएँ, खून खराबा बंद करें। देखिए, जब इतने खून खराबे हुए, मैं एक बार समझो, एक बार ये दीवार दिखा देना एक बार पेन करके। मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ ये जगदलपुर का अमर जवान शहीद स्मारक है, और ये जो दीवार अभी नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ 1200 जवानों के नाम लिखे हैं। ये 1200 जवान वो जवान हैं जिन्होंने 25 सालों में बस्तर की शांति के लिए अपना बलिदान दिया, जो शहीद हुए हैं। अब सोचिए, ये जब 1200 जवानों का ये नक्सली खून बहा रहे थे, एक एक घटना में 76 जवानों की हत्या कर रहे थे, तो आखिर इसका जवाब सरकार कैसे देती? सरकार ने इसका जवाब दिया उसी भाषा में जो भाषा नक्सली समझते थे, और यही वजह है कि आज देखिए क्या हो रहा है, बीते 19 महीनों से क्या हो रहा है। जैसे ही फोर्स अपनी रणनीति में बदलाव किया, फोर्स आक्रामक हुई, बड़े कैडर्स जो है नक्सलियों के मारे जा रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा नक्सली जो है वो बीते 19 महीनों में मारे गए हैं। इसमें इतने महत्वपूर्ण कैडर्स हैं जो बीते 40 सालों से 50 सालों से नक्सल संगठन को खड़े करने में अपना योगदान दे रहे थे, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे। बस और राजू जैसा नक्सली मारा गया है। इसी बात का सोनू जिक्र करता है कि जब हमें ये खून खराबा रोकना चाहिए था तब हमसे गलती हुई, हमने ये खून खराबा नहीं रोका। सौरभ जी, अगला लाइन में पढ़ने जा रहा हूं भैया। क्रांतिकारी आंदोलन में आपको पहुंचाया नुकसान, आप बोझ चुके हैं। मुसीबतें, आपसे किए गए असमान एवं अतुल्य बलिदानों का जिम्मा हम ले रहे हैं। हमारी अपरिपक्व ज्ञान से वस्तुगत स्थितियों को बराबर नहीं समझने की गलती और हमारी कार्याचरण में अपनाई गई वामपंथी संकीर्णतावाद दाव पेचों के लिए हमें माफ करने की विनती कर रहा हूं। लंबी आचरण में हुए गलतियों का जिम्मा लेते हुए जनता से हम माफी चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसमें ये अपनी वामपंथी संकीर्णता को बता रहे हैं और ये जनता से माफी मांग रहे हैं। इस पत्र के अनुसार जो है सोनू, वो जनता से माफी मांग रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जनता के साथ गलत किया। अब तक ये लड़ाई इनकी जो चल रही थी, ये बोलते थे हम शोषित जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे कारण जनता अपने जो राजनीतिक और सामाजिक जो मूल्य है उसे समझ रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि जनता से हम माफी मांग रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से जनता को दुख झेलना पड़ा, बोझ झेलना पड़ा। तो अब ये जनता से भी माफी मांग रहे हैं। संजय भैया, बिल्कुल देखिए, जब मैं ये बात करता हूँ कि 1200 जवान शहीद हुए हैं, तो इस बात का जिक्र भी करना चाहिए कि इसी 25 सालों में इसी बस्तर में ही 2000 आम नागरिक भी नक्सल घटनाओं के चलते मारे गए हैं। ये 2000 लोग जो हैं ये बस्तर के निर्दोष लोग थे, बस्तर के निर्दोष आदिवासी थे। वही आदिवासी थे जिनके जल जंगल जमीन की बात नक्सल संगठन करते आया था। ऐसे में एक वक्त में जिस ग्रामीणों ने, जिन आदिवासियों ने इन नक्सलियों का जब ये बस्तर में आए थे खुले दिल से स्वागत किया था, इन्हें अपने बीच बैठाया था, इन्हें पाला पोसा था, क्योंकि उन्हीं के राशन से ये लोग जिंदा रहते थे। उन लोगों का विश्वास लगातार फिर इस नक्सल संगठन से हटता गया और आज देखिए क्या स्थिति है। आज वही ग्रामीण जो हैं वो इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग अंदरूनी इलाके में हैं वो खुल के नहीं कर पाते, जो लोग बाहरी हैं वो खुल के कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज भी जब हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जब हम बात कर रहे हैं शांति वार्ता की, सबसे बड़े हथियार डालने की, इस अभियान की, उस दौरान भी नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं जो लगातार हत्याओं का दौर है ये भी नुकसान उठाया नक्सल संगठन। इस बारे में एक वक्त के बाद इन्हें खून खराबा रोक देना था, इन्हें ये बताना था कि इनका आखिर विकास का मॉडल क्या है, इनका व्यवस्था चलाने का मॉडल क्या है। अगर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था पसंद नहीं है तो आप आखिर ऐसा कौन सा मॉडल लेके आ रहे हैं जिससे ये व्यवस्था बेहतर तरीके से चल पाएगी, जिससे ग्रामीणों का ज़्यादा विकास होगा, ग्रामीणों का ज़्यादा भला होगा। लेकिन वो इस मॉडल के बारे में बात करने की बजाय नक्सलियों ने सिर्फ और सिर्फ खून खराबा जारी रखा। यही वजह है कि नक्सल संगठन से जो ग्रामीण एक वक्त इनसे प्रेम करते थे वो ग्रामीण आज उनसे नफरत करते हैं और उनके आज खिलाफ खड़े नजर आते हैं। सौरभ,
भैया इस पूरे पत्र की अंतिम पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूं कि हम अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को विराम देने की विषय को कृपया समझिए। यह निर्णय लिए बिना रक्त रंजित हो रहे वनों को शांति वनों में तब्दील नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय लिए बिना बचा हुआ क्रांतिकारी ताकतों को हम नहीं बचा पाएंगे। इस निर्णय लिए बिना आपके बलिदान एवं शहीदों के कुर्बानियों को न्याय नहीं कर पाएंगे। अतः ये हार खेदजनक है। और अंतिम लाइन में ये बोल रहे हैं कि ये हार खेदजनक है। इसका मतलब कि ये हार स्वीकार रहे हैं। जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं अभय, भले ही वो अपने निजी पत्र में इस हार को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस पद में बैठे हुए हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, आपने बताया कि ये परिवार पूरी तरीके से नक्सल संगठन को खड़े करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और आज अगर उस परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जो संगठन के इस पद पर बैठा हुआ है, जिसका अभी महासचिव बनने के भी रेस में सबसे ज्यादा नाम चल रहा था, वो व्यक्ति अगर बोलता है कि हम हार स्वीकार कर रहे हैं, तो इस पत्र के बहुत बड़े मायने होते हैं। और आप इसे कैसे देखते हैं, ये बता दीजिए अंतिम में। कि एक बात तो तय है कि ये जो आखिरी की लाइन आपने पढ़ी है, ये लाइन इस पूरे पत्र का सार है। उसने साफ तौर पे लिखा है कि अगर इस हथियारबंद संघर्ष को बंद नहीं किया जाता है, तो जो बचे कुचे लोग इनके पास हैं, जिसे ये क्रांतिकारी ताकत कह रहे हैं, उन्हें भी हम नहीं बचा पाएंगे। यानी कि जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, जो एसजेडसी मेंबर्स, जो पोलित ब्यूरो मेंबर्स बचे, इसमें खुद सोनू भी शामिल है, अगर आज ये हथियार नहीं डालते हैं तो आने वाले दिनों में वो भी मारे जाएंगे। क्योंकि देश में अब ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा है जहाँ ये लोग सुरक्षित हों। इससे एक पैराग्राफ ऊपर जाते हैं जहाँ इस पूरे जो बात है इसे लिखा गया है। तो ये इसका कारण ये है कि इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इन गलतियों को सुधारने के लिए ही हमारी पार्टी के महासचिव बसव राजू ने ये तय किया था कि हम शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि शांति वार्ता जो उन्होंने तय किया था उसे ही आगे बढ़ाने का काम अब सोनू कर रहा है, इस बात का जिक्र किया है। इसके पीछे वो कारण बताता है कि जो हम अभी तक ये पूरा जनयुद्ध चला रहे, जिसे जनयुद्ध कहते हैं, इसे चलाते हुए ये कहता है सोनू कि ये जनयुद्ध जो हम चला रहे थे, ये हम चीन की लाइन पर चला रहे थे। हम लगातार इस बात को कहते हैं कि चीन और रशिया से ये डिफेंस रेस लेते आए हैं। हमने ये गलती की है, हमें देश के बदले हुए हालातों के आधार पर इसे बदल लेना चाहिए था। इसे तहे दिल से समझने के लिए हम व्यापक जनता से अनुरोध कर रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में आपको पहुंचाए नुकसान, आप बोझ चुके मुसीबतें और ये सारी चीज़ जो जनता ने भी झेला है, इसके लिए वो माफ़ी मांगता है। और जो आपने कहा सौरभ, सबसे आखिरी लाइन कि यह हार खेदजनक है, लेकिन जीत के लिए नई सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर मजबूत विश्वास के साथ न्यायपूर्ण जन समस्याओं पर जन संघर्षों के लिए प्रण लेंगे। यानी अगर ये लोग हथियार अपने डाल देते हैं, वापस आते हैं, फिर भी ये बात ये कहता है कि हम जनता के लिए एक नए आंदोलन को खड़े करने की कोशिश करेंगे। और भले ही हम इस वक्त हार गए हैं, ये 60 साल का संघर्ष हार गया है, लेकिन हम फिर भी जनता के लिए लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। और इसके साथ ही लिखता है, अपराध की भावना से सोनू पीबीएम सीपीआई माओवादी। यानी कि अब जब ये बात ये कह रहा है तो वो अपराध बोध में डूबा हुआ है। सौरभ। बिल्कुल संजय भैया, आपने इस सारे पत्रों के सारे मायने समझा दिए कि कैसे अपराध बोध की भावना से व्यक्त सोनू, जो कि सबसे बड़ा प्रवक्ता है, उसने आज अपने अभय नाम से नहीं बल्कि सोनू के नाम से पोलित ब्यूरो मेंबर की हैसियत से ये निजी पत्र लिखा हुआ है। और उसमें उन्होंने वो सभी बातें कही है, वो अपराध बोध को स्वीकारा है, वो हार को स्वीकारा है जो उन्होंने 60 साल से जनता के बीच में किया है, जो काम उन्होंने किया है, जिस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस पर उन्होंने अपनी सारी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। और इस सारे मामलों पे आप ऐसे ही नजर बनाए रखिए, और भी जो भी अपडेट होगा हम ऐसे ही जनता तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।